डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और आप मुझे देख रहे हैं हमारे बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म आरटी एकेडमी पर। हम आरटी एकेडमी पर क्लास 11 और क्लास 12 के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज कर रहे हैं, चारों कोर सब्जेक्ट्स यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के। फिलहाल क्लास 11 चल रही है। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह, आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। आज नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, दैट इज थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में आज इंट्रोडक्टरी एजेंडा है, यानी हम थर्मोडायनामिक्स का बेसिक मतलब जानेंगे और जिन सिस्टम्स पे थर्मोडायनामिक्स के लॉज अप्लाई करने हैं उन्हें देखेंगे। गैस लॉज और थर्मोडायनामिक्स की बेसिक बातें करेंगे। चलिए, सबसे पहली चीज कि व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स। थर्मो का मतलब हीट से है, और डायनेमिक्स का मतलब तो चलना फिरना है। मोशन से लिया जाएगा। मोशन से लेने का मतलब होगा कि हीट कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो ये ट्रांसफर से लिया जाएगा। हीट का मतलब किससे लिया जाएगा भैया? ट्रांसफर से लिया जाएगा। तो हीट की एनर्जी किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाए तो हम कहेंगे कि थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं। ये हीट के ट्रांसफर से होने वाले जो इफेक्ट्स हैं उनको स्टडी करना कहलाता है थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं। फिजिक्स में थर्मोडायनामिक्स का जो हिस्सा हमें पढ़ा जाएगा या हम जो पढ़ेंगे वो गैसेस के साथ हीट के एक्सचेंज से क्या इफेक्ट्स आते हैं उन्हें डील करना है। यानी जिन चीजों को हम स्टडी करेंगे वो गैसेस होंगी। गैसेस को हीट प्रोवाइड करके या गैसेस से हीट एक्सट्रैक्ट करके गैसेस में किस तरह का चेंज देखने में मिलता है, किस तरह का गैसेस का बिहेवियर बदलता है, वो कहलाता है थर्मोडायनामिक्स। यानी कि हम पढ़ रहे हैं चेंज इन बिहेवियर ऑफ गैसेस whenever there is an exchange of heat takes place। जब भी हीट एक्सचेंज पिक्चर में आएगा, और कई बार हीट एक्सचेंज नहीं भी आएगा तो इसके इक्विवेलेंट अगर कोई काम हो रहा होगा तो उसकी वजह से क्या गैस के बिहेवियर में चेंज आएगा। बिहेवियर में चेंज आने का मतलब गैस की किन प्रॉपर्टीज में परिवर्तन आएगा, क्या आएगा, उसे समझना, और उसे समझकर हम इस गैस के उपयोग लेंगे, यूजेस लेंगे इंजन बनाने में। डिफरेंट तरह के, अपने स्कूटी का इंजन, कार का इंजन, इन्हीं पे चल रहा है। तो वही लॉज, हम बेसिक चीजें करने वाले हैं अभी। अच्छा, यहां पर दो चीजें थर्मोडायनामिक्स में हमारे जी जान से काम आएंगी। इस थर्मोडायनामिक्स में इस यूनिवर्स के दो टुकड़े किए जाएंगे। कौन से दो टुकड़े किए जाएंगे? यूनिवर्स के दो सज्जन शरीफ सुशील टुकड़े होंगे। एक होगा सिस्टम और एक होगा सिस्टम का सराउंडिंग्स। सिस्टम का मतलब वो मटेरियल, वो ऑब्जेक्ट, वो सिस्टम, वो एंसेंबल ऑफ पार्टिकल्स जिसे हम स्टडी कर रहे हैं, जिसकी स्टडी हम कर रहे हैं, जिसके बिहेवियर में चेंजेस हम देख रहे हैं। ठीक, तो हम कहेंगे एंसेंबल का मतलब कलेक्शन, एंसेंबल ऑफ पार्टिकल्स। That is under observation और study। इसको किताबों में लिखकर मिलता है the part of universe that is under study। ठीक है ना, यूनिवर्स का वो हिस्सा जिसे हम स्टडी कर रहे हैं। सराउंडिंग क्या है? एक्सेप्ट सिस्टम, everything is surrounding।
क्लियर है मेरी बात? सिस्टम को छोड़ दें तो बाकी सब सराउंडिंग है। यानी एक बात तो मैं तुरंत समझ आएगी, क्या कि एक इक्वेशन आपको किताबों में लिखी मिलेगी। वो क्या मिलेगी? देखिए, वो मिलेगी ये कि अगर आप सिस्टम लें और उसमें सराउंडिंग को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा पूरा यूनिवर्स। ये है रिलेशन सिस्टम और सराउंडिंग। तो जो हीट एक्सचेंज होगा वो किनके बीच होगा? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच। कई बार सराउंडिंग से हीट ली जाएगी, सिस्टम को दी जाएगी। कई बार सिस्टम से हीट ली जाएगी, सराउंडिंग को दी जाएगी। कई बार सिस्टम एक्सपैंड करेगा, सराउंडिंग कंप्रेस होगा। कई बार सिस्टम कंप्रेस होगा तो सराउंडिंग एक्सपैंड होगा। इस तरह की कुछ चीजें हम लोग डील करेंगे। इसके बाद एक चीज आएगी जिसे हम बोलेंगे वर्किंग सब्सटेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वो भूलनी नहीं है। The definition is working substance। ये वर्किंग सब्सटेंस आखिर चीज क्या है? वर्किंग सब्सटेंस का मतलब है कि सिस्टम में यूज होने वाला मटेरियल, ठीक, मटेरियल being used in system, सिस्टम में इस्तेमाल होने वाला मटेरियल। और जब हम थर्मोडायनेमिक्स में पहले ही कह चुके हैं कि चीजें हम गैस के रिलेटेड पढ़ेंगे, तो हम यहां पर जनरली गैसेस से डील करेंगे। और गैसेस से जो डील करेंगे इसमें भी इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे केस में हम आइडियल गैस का इस्तेमाल करेंगे। ये आइडियल गैस कौन सी गैस होती है? आइडियल गैस बेटा वो गैसेस होती हैं जो दो कंडीशन पर रहती हैं, मतलब दोनों कंडीशन पर रहती हैं, हाई टेम्परेचर पर और लो प्रेशर पर। वैसे तो इसकी डेफिनेशन थोड़ी अलग है, जो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती है उसे आइडियल गैस कहते हैं, लेकिन दुनिया में आइडियल गैस एग्जिस्ट तो नहीं करती। तो आइडियल गैस बिहेवियर को अचीव करने का एक तरीका है कि आप लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर गैस को लेकर, तो वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगेगी। हम इस तरह के प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन में गैस से जब डील करेंगे तो वो हमारा वर्किंग सब्सटेंस होगा और वही हम काम करने वाले। गैसेस के कुछ अच्छी चीजें हैं, जो कुछ बिहेवियर्स हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ गैस, इसे ऊपर लाना चाहिए, यहां ले आते हैं। स्टेट्स ऑफ अ गैस, स्टेट ऑफ अ गैस का क्या मतलब है और कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ गैस का क्या मतलब है? तो एक बेसिक बात बताता हूं। जब आपसे कहा जाए कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पार्टिकल क्या होते हैं, तो कई सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके दिमाग में आएंगे, जैसे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल। हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की प्रैक्टिस कराई गई है हमारे सिलेबस में। कार्टेशियन सिस्टम ही है तो हम उस कार्टेशियन सिस्टम पर ही रहना चाहते हैं। हमें पता है कि x एक्सिस कुछ होती है, हमें पता है कि y एक्सिस कुछ होती है, हमें पता है कि z एक्सिस कुछ होती है। इस तरह से आपने यहाँ पर x एक्सिस बनाई, यहाँ पर बेटा y एक्सिस बनाई और ऊपर की तरफ हमने z एक्सिस बनाई। ये हमारी एक्सिस हो गई। कोई पार्टिकल है जो कहीं खड़ा है, जहां पार्टिकल है वहां से अगर हम परपेंडिकुलर डालें इस प्लेन पर तो पार्टिकल यहां दिखाई देगा। परपेंडिकुलर डालने के बाद आपको इसका 3D विजन समझ में आता है। पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट हमें पता है। साथ ही साथ ये भी पता है कि ये कोऑर्डिनेट्स किस समय पर हैं। अगर मुझे इस पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स टाइम के साथ मालूम है कि किस समय पर क्या कोऑर्डिनेट है, तो पोजीशन पता है पार्टिकल की, समय बदलेगा पोजीशन बदलेगी, पोजीशन बदलेगी तो डिस्प्लेसमेंट पता होगा, टाइम से डिवाइड करेंगे वेलोसिटी आएगा। अब वो वेलोसिटी अगर पता है हर समय के साथ, तो तुम्हें उसका एक्सेलरेशन मालूम है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में मास का मल्टीप्लाई करोगे फोर्स पता चलेगी, मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लाई करोगे मोमेंटम पता चलेगा, काइनेटिक एनर्जी मालूम चलेगी, पोटेंशियल एनर्जी मालूम चलेगी। यानी सारी की सारी मैकेनिक्स जो की जा सकती है उसके पीछे बेस में ये है। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो हम कहेंगे कि आप पूरी मैकेनिक्स नहीं कर सकते।
तो ये जो चीज है एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स विद टाइम बता पाना कहलाता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल, जिससे सारी मैकेनिक्स हम पार्टिकल की कर सकते हैं। पूरी मैकेनिक्स इसी पर बेस्ड है जो हम अभी करके भी आए 11th में। इसी तरह हमारे सामने जो पिक्चर आएगी वो आएगी कोऑर्डिनेट्स ऑफ गैस की। कि गैस की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिनसे गैस के सारे बिहेवियर को और सारी मैकेनिक्स को पढ़ा जा सकता है। तो वी हैव गॉट प्रेशर ऑफ अ गैस, वॉल्यूम ऑफ अ गैस एंड टेम्परेचर ऑफ अ गैस एज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ गैस। और ये सारा कुछ पता होना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स के लिए, कि आपने फिक्स कर दिया अमाउंट को कि भाई 4 मोल गैस के हैं, उनका ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, ये टेम्परेचर है। दुनिया फिक्स हो गई। इफ यू चेंज द प्रेशर, हमें पता चलेगा कि वॉल्यूम और टेम्परेचर कैसे बदलेंगे। इफ यू चेंज द वॉल्यूम, हमें पता चलेगा कि प्रेशर और टेम्परेचर कैसे बदलेंगे। नंबर ऑफ मोल्स को फिक्स रखना है। तो जैसे x, y, z एंड t वहां पर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल होते थे, यहां पर p, v, t एंड n कोऑर्डिनेट्स ऑफ गैस रहेंगे। हमारा जो सिस्टम रहेगा उसमें जनरली हम क्या काम कर रहे होंगे कि नंबर ऑफ मोल्स को फिक्स ही रखेंगे, यानी कि जितना अमाउंट हमने अपने वर्किंग सब्सटेंस अपनी गैस का इन्वॉल्व किया है सिस्टम में, उसे हम चेंज नहीं करेंगे। तो जो P, V, T की कंडीशंस होंगी, इसे हम कह देंगे स्टेट ऑफ अ गैस। P, V, T की कोई कंडीशन, कोई एक स्टेट है। P, V, T की कोई दूसरी कंडीशन, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर की कोई दूसरी वैल्यूज का सेट गैस का दूसरा स्टेट कहलाएगा। ये स्टेट का जो चेंज है, ये ट्रांजिशन किसी P1, V1, T1 से प्रेशर की किसी कंडीशन, वॉल्यूम, टेम्परेचर की किसी कंडीशन से P2, V2, T2 तक जाना, तो ये दोनों डिफरेंट स्टेट्स हो गई। ये हो गया स्टेट 1 और ये हो गया बेटा स्टेट 2। इस स्टेट से इस स्टेट तक जाने के कई तरीके हो सकते हैं। हम प्रेशर को कांस्टेंट रख के वॉल्यूम और टेम्परेचर को चेंज करा सकते हैं, हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के प्रेशर टेम्परेचर को चेंज करा सकते हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के वॉल्यूम और प्रेशर को चेंज करा सकते हैं, हम तीनों को कांस्टेंट ना रखें। वेरियस मेथड्स हो सकते हैं। ये जो मेथड्स होंगे, जिस क्रोनोलॉजी से हम P1, V1, T1 की कंडीशन से P2, V2, T2 की कंडीशन तक जाएंगे, वो मेथड कहलाएगा पाथ। क्या कहलाएगा? पाथ कहलाएगा। इसके अलावा जो कंडीशन हम यहां पर पुट करेंगे, कंडीशन, अगर हम कोई कंडीशन पुट करते हैं, जैसे हमने कह दिया कि भाई प्रेशर को फिक्स करना है, ये कंडीशन रिस्ट्रिक्शन अगर आप लगा देंगे तो वो कहलाएगी प्रोसेस। पाथ और प्रोसेस लगभग एक जैसी चीजें, किस कंडीशन, किस क्रोनोलॉजी से आप P1, V1, T1 से P2, V2, T2 तक लाए, तो कंडीशन कहलाती है प्रोसेस। और जिस रास्ते से, जिस क्रोनोलॉजी से आप लेकर आए हो एक कंडीशन से दूसरे कंडीशन तक, एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक, वो कहलाता है पाथ। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपके दिमाग में सेटल्ड रहना चाहिए। फिलहाल ये इक्वेशन ऑफ स्टेट है, ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ गैस है, और हम इन कोऑर्डिनेट्स ऑफ गैस या स्टेट ऑफ गैस को डील करने वाले हैं। कुछ साइंटिस्ट हैं अर्ली स्टेज में, उन्होंने, जैसे बॉयल है, चार्ल्स है, गेलो-सैक है, अवोगाड्रो है, इन लोगों ने इन प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की कंडीशंस में, इन कंडीशंस के थ्रू इन प्रोसेस को जानने की कोशिश की, गैस कैसा बिहेव करती है स्पेशल कंडीशंस में। कोई प्रेशर कांस्टेंट करके वॉल्यूम और टेम्परेचर का वेरिएशन चेक करता है, कोई वॉल्यूम को कांस्टेंट करके प्रेशर टेम्परेचर का वेरिएशन चेक करता है, कोई टेम्परेचर को कांस्टेंट करके प्रेशर वॉल्यूम का वेरिएशन चेक करता है, और डिफरेंट लॉज देते हैं। इनको कंबाइन करके गैस लॉ बन जाते हैं। तो हम आज वो गैस लॉज ही करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो लॉ गैस लॉ में आएगा वो आएगा बॉयल्स लॉ। साइंटिस्ट के नाम पे है। ये लॉ क्या कहता है, गौर से देखो। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस, द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। क्योंकि इन्होंने गैस में जो कंडीशन चिपकाई है वो कांस्टेंट टेम्परेचर की चिपकाई। इसका मतलब ये है कि इनके अकॉर्डिंग अब जो सिस्टम चलेगा उसमें टेम्परेचर बदलना नहीं चाहिए, परंतु हम वॉल्यूम और प्रेशर को बदल सकते हैं। तो ये चेक करना चाहते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम का आपस में क्या संबंध है, जबकि हमने टेम्परेचर को क्या कर दिया, कांस्टेंट। और टेम्परेचर को कांस्टेंट करते ही इन्होंने प्रोसेस को नाम दिया आइसोथर्मल। अबे आइसोथर्मल बड़ा सिंपल नाम है। कैसे सिंपल नाम है?
आइसो मतलब सेम, थर्मल जो है टेम्परेचर से ले लिया, सेम टेम्परेचर वाला प्रोसेस, कंडीशन चिपकाई, प्रोसेस नाम दिया। कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फॉर अ गिवन मास ऑफ अ सिस्टम, गिवन मास का मतलब वही मैंने कहा था ना कि मोल्स को बदलना नहीं है, तो मोल्स आर नॉट चेंज्ड, तो n कर दिया गया फिक्स। अगर नंबर ऑफ मोल्स फिक्स हैं तो मास भी फिक्स रहेंगे। क्या कह रहा है? वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। गैस का वॉल्यूम गैस के प्रेशर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या मतलब है इसका, गौर से समझे। कह रहा है सबसे पहली बात कि टेम्परेचर को तो कर दो कांस्टेंट, मत बदलो इसे। उस पीवीटी की कंडीशन में हमने पहले ही कहा था कि मोल्स तो हम कभी नहीं बदलेंगे, जितने ले लिए ले लिए। उसके बाद ये कह रहा है कि टेम्परेचर भी फिक्स कर दो। तो जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। या इसका उल्टा कह सकते हो कि प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके वॉल्यूम पर। ये है लॉ, सिंपल सा। इस लॉ को तुम ये कह सकते हो कि P इंटू V बिकम्स सम कांस्टेंट। कितनी वैल्यू होगी हमें नहीं पता, पर होगी कांस्टेंट। ये लॉ कह रहा है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट आएगा, मल्टीप्लिकेशन आएगा, वो फिक्स हो जाएगा। ये नहीं कहा जा रहा है कि प्रेशर नहीं बदलेगा, ये नहीं कहा जा रहा है कि वॉल्यूम नहीं बदलेगा। इसको देखो गौर से, इस इक्वेशन को, तुम्हें मालूम चलेगा कि अगर तुमने वॉल्यूम को बढ़ाने की कोशिश की तो प्रेशर घटेगा। वॉल्यूम को करो 2 टाइम्स तो प्रेशर हो जाएगा हाफ, वॉल्यूम को करो 3 टाइम्स तो प्रेशर हो जाएगा 1/3, वॉल्यूम को करो 4 टाइम्स तो प्रेशर हो जाएगा 1/4। यानी यहां पर प्रेशर को जितने टाइम्स बढ़ाओगे वॉल्यूम उतने टाइम्स घटेगा, रेशियो कट जाएगा, और जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट। यानी किसी एक कंडीशन का P1 और V1 का मल्टीप्लिकेशन किसी दूसरे कंडीशन के प्रेशर और वॉल्यूम के मल्टीप्लिकेशन के बराबर रहेगा। बच्चे याद रखते हैं P1 V1 बराबर P2 V2, और वो यही चीज है, इसे याद रखना है। क्या बात, वेरी गुड। चलो इसका ग्राफ बनाते हैं। इसके ग्राफ पूछे जाते हैं। प्रोसेस का नाम है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो जब भी ग्राफ याद करोगे तो ना सिर्फ तुम ये याद करोगे कि ये बॉयल्स लॉ का ग्राफ है, बल्कि ये भी याद करोगे कि आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ। हमने यहां पर प्रेशर बनाया और यहां पर बनाया बच्चों वॉल्यूम, और तुम जानते हो कि प्रेशर इंटू वॉल्यूम बराबर क्या निकल कर आ रहा है, कांस्टेंट। और तुम जानते हो कि अगर A इंटू बी बराबर कांस्टेंट निकल कर आए, अरे ये तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। जी हाँ, तुम कहोगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब जो मैथ वाले बच्चे हैं वो तो 1 मिनट में समझ गए कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, पर जो बायो वाले बच्चे हैं उन्होंने तो नहीं पढ़ा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, वो कैसे समझेंगे, वैसे समझेंगे। प्रेशर इंटू वॉल्यूम बराबर क्या निकल के आया बच्चों, कांस्टेंट। तो प्रेशर इक्वल टू क्या निकल के आया बच्चों, सम कांस्टेंट अपॉन वॉल्यूम। अब कांस्टेंट की वैल्यू तो फिक्स है, 2 4 5 8 10 15 करोड़ जो भी व्हाटएवर फिक्स है। अब गौर से देखो, जैसे जैसे वॉल्यूम को जीरो करोगे प्रेशर इनफाइनाइट हो जाएगा। भाई डिनोमिनेटर में जीरो रखोगे इनफाइनाइट वैल्यू आएगी, लेकिन जैसे जैसे वॉल्यूम को इनफाइनाइट करोगे प्रेशर जीरो हो जाएगा। नीचे में बहुत बड़ी वैल्यू होगी तो प्रेशर अपने आप जीरो हो जाएगा। वॉल्यूम को जीरो करो प्रेशर इनफाइनाइट, ग्राफ कहीं यहां से शुरू हो रहा है। वॉल्यूम को इनफाइनाइट करो प्रेशर जीरो, ग्राफ कहीं यहां खत्म हो रहा है। तो नेवर एंडिंग टाइप का ग्राफ है, लेकिन ऐसा रहने वाला है। और P is proportional to 1/V टाइप का ग्राफ है। क्लियर है मेरी बात? ग्राफ का नाम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्लियर है मेरी बात? ऑफ कोर्स क्लियर है सर। तुम छोटे हो जाओ बेटा, अब तुम्हारा काम नहीं बचा, तुम्हारी जिंदगी यहीं तक थी। बड़ा करते थोड़ा, अब ठीक है, इज्जतदार लग रहा है। दूसरे ग्राफ देखो बच्चा, इसी के साथ बना देते हैं। You have got this graph also. अब कोई बच्चा कहेगा कि P का ग्राफ बनाए हो, T का नहीं बनाए हो। बेटी कांस्टेंट है मेरे बच्चों, तो ग्राफ में कोई चिंता नहीं है। मान लो कि ये टेम्परेचर है बाबू, ये प्रेशर, तो क्या होगा, तो तुम ग्राफ ऐसा बनाना पसंद करोगे। हम कहेंगे ऐसा क्यों, तो तुम कहोगे सुनो टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो टेम्परेचर इज कांस्टेंट।
T फिक्स कर दिया ना, तो जिस भी टेम्परेचर पे तुम बातें कर रहे हो उसी टेम्परेचर पे ग्राफ रहेगा। एंड इफ यू आर थिंकिंग कि भैया प्रेशर इस वाले ग्राफ में घट रहा था और वॉल्यूम जो है इस ग्राफ में बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ने का मैंने ऐसा एरो बना दिया जानबूझकर, और जब मैंने ग्राफ का ऐसा एरो बनाया मतलब यही ट्रांजिशन है गैस का, इसका मतलब चुपचाप से एक्सपेंशन हो रहा है क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर मुझे यहां ग्राफ बनाना हो तो प्रेशर का घटता हुआ ग्राफ बनाना चाहिए, तो मुझे ग्राफ में एरो ऐसे डिजाइन कर देना चाहिए। ठीक है, चलो अब आगे देखो, दूसरा ग्राफ देखो बच्चों, तुम्हारे पास ये ग्राफ है, तुमने यहां पे बेटा वॉल्यूम रखा और यहां पे रखा टेम्परेचर, और ग्राफ फिर से वही है, यही सेम टेम्परेचर पे तुम क्या कहोगे, टेम्परेचर इज फिक्स्ड, क्योंकि आइसोथर्मल है भैया, और क्योंकि उस ग्राफ में वॉल्यूम बढ़ रहा था तो एरो ऊपर जाएगा। तो एक करस्पॉन्डिंग ग्राफ्स बनाने की प्रैक्टिस आपको जरूर होनी चाहिए, कहां एरो कैसा था उसके करस्पॉन्डिंग दूसरे ग्राफ कैसे बनेंगे। ये रहा आपका आइसोथर्मल प्रोसेस। अगला देखिए बच्चों, चार्ल्स लॉ आता है। चार्ल्स लॉ क्या कहता है, इसमें भी कंडीशन चिपकाएगा, आपको कंडीशन पे ध्यान रखना है। कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस, अगेन वही गिवन मास ऑफ गैस बोल दिया ना, गिवन मास मतलब जो प्रोवाइड किया गया फिक्स, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे हो गए फिक्स। फिर क्या कह रहा है, द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम का रिलेशन निकाल रहा है टेम्परेचर के साथ, पर प्रेशर को कैसा कह रहा है कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, और प्रेशर कांस्टेंट करने को क्या बोल दिया इसने, आइसोबारिक प्रोसेस, बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, आइसोबारिक जिसका प्रेशर कांस्टेंट रहे। कांस्टेंट प्रेशर पे किसका रिलेशन दे रहा है, वॉल्यूम का दे रहा है, टेम्परेचर से दे रहा है। और ध्यान रखो जब भी कभी लिखा हो एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर किस में लेना है बेटा, केल्विन में लेना है, डिग्री सेल्सियस में। गैस क्लॉज में टेम्परेचर को केल्विन में ही लिया जाएगा, डिग्री सेल्सियस में दिया हो तो कन्वर्ट करें, बात नहीं बनेगी। वरना क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और कहा कि अगर प्रेशर ना बदलने दें तो जो वॉल्यूम है इसकी, वो वॉल्यूम इसके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यानी जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर गैस का बढ़ेगा, गैस और एक्सपैंड करेगी और एक्सपैंड करेगी, एंड एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर ट्वाइस थ्राइस एंड मोर, उतने ही रेशियो से वॉल्यूम बढ़ेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है। आप अगर डब्बा बंद कर दो और गैस को गर्म करो तो प्रेशर बढ़ जाएगा वॉल पे, तुम्हें प्रेशर नहीं बढ़ने देना, मतलब गैस एक्सपैंड होने दो, तो जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे गैस उतना एक्सपैंड होगी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि टेम्परेचर को डबल करें और गैस का वॉल्यूम 4 टाइम्स हो जाए, टेम्परेचर को डबल करें गैस का वॉल्यूम 5 टाइम्स हो जाए, ऐसा नहीं होगा। इनके एक्सपेरिमेंट्स बताते हैं कि अगर आपने टेम्परेचर को डबल किया तो वॉल्यूम भी डबल होगा, लीनियर पावर का रिलेशन है, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या निकल कर आया, V is proportional to some constant into temperature, तो V upon T becomes some constant, यानी कि V बदलेगा, T बदलेगा, लेकिन जो इनका रेशियो है वो नहीं बदलेगा। क्योंकि इसका रेशियो नहीं बदल रहे ये लोग, तो आप ऐसा कह सकते हो कि V1 और T1 का जो रेशियो है किसी दूसरी कंडीशन में V2 और T2 का रेशियो जो है वो बराबर रहेगा। क्या बात है, बन गया, बहुत ही बढ़िया। प्रेशर बीइंग कांस्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ग्राफ देख लेते हैं बच्चों। ये ग्राफ गौर से देखो, ये प्रेशर कांस्टेंट था तो मैंने वॉल्यूम बनाया यहां और टेम्परेचर बनाया यहां। अब तुम इक्वेशन को गौर से देखो, इक्वेशन लिखिए वॉल्यूम इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर प्लस 0। y एक्सिस पे ले गए, k को m लिख लो और टेम्परेचर को x लिख लो और 0 लिख लो। क्या सब बराबर बातें हैं? जी हां, y इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा जो ओरिजिन से पास होगा। आइडियली तो ग्राफ ऐसा ही बनना चाहिए, पर ये ग्राफ ओरिजिन से आप चिपकाएं तो वहां पे डॉट बनाते हैं, लाइंस डॉटेड होनी चाहिए। क्यों? 0 केल्विन का टेम्परेचर अचीव कर पाना इज इम्पॉसिबल।
क्लियर है मेरी बात? ये रहा आपका ग्राफ, सुंदर स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब याद रखना कि आइसोबारिक प्रोसेस का ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है VT का। इसको बदलें, प्रेशर के साथ ग्राफ बनाएं। जब आप बेटा प्रेशर के साथ ग्राफ बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, गौर से देखिए। प्रेशर के साथ ग्राफ बनाते समय यहां पर लिखेंगे टेम्परेचर को और यहां पर लिखेंगे बेटा प्रेशर को। आप देखिएगा बेटा, यहां पे कोई एरो सेलेक्ट करना है, हमने ऐसा किया, यानी टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। तो यहां पे तो आइसोबारिक है तो ऐसा ही ग्राफ बनना चाहिए, प्रेशर में तो कोई चेंज नहीं आएगा। दिस बिकम्स प्रेशर एंड प्रेशर बिकम्स कांस्टेंट, तभी तो आइसोबारिक है। और क्योंकि उस ग्राफ में टेम्परेचर को बढ़ता हुआ माना है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगला देखो, यहां पे करते हैं वॉल्यूम को और यहां करते हैं बेटा प्रेशर को। एंड यू नो कि प्रेशर को भैया कांस्टेंट है तो प्रेशर को रखो कांस्टेंट, ये चिपकाई वैल्यू प्रेशर कांस्टेंट। सर नीचे से ग्राफ क्यों नहीं बना रहे, थोड़ा ऊपर से बना रहे? अब जब नीचे से बना दोगे तो यहां पे चिपका दोगे, वॉल्यूम हो जाएगा 0, इसलिए थोड़ा ऊपर बना रहे। अच्छा, वॉल्यूम भी बढ़ रही थी, प्रेशर टेम्परेचर भी बढ़ रहा था, तो वॉल्यूम को भी बढ़ाता हुआ बनाओ। ठीक, करस्पॉन्डिंग ग्राफ क्या समझ आए? ये 3 ग्राफ्स आपको याद होने चाहिए क्योंकि इनका इंटर कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगले लेक्चर में ग्राफ थ्योरी करेंगे थोड़ी सी। इनके बाद नया रूल आता है, गेल-लुसाक्स लॉ। ध्यान दो, पहले में टेम्परेचर कांस्टेंट किया, बाद में प्रेशर कांस्टेंट किया, किसकी बारी है? वॉल्यूम कांस्टेंट करने की। तो ये साहब ये एक्सपेरिमेंट कर पाते हैं। गेल-लुसाक्स लॉ क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस, अगेन मुझे बार-बार बोलने की जरूरत नहीं है, ये कंडीशन आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी जब पेपर में लिखोगे बेटा। ठीक, गिवन मास ऑफ अ गैस, द प्रेशर ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम वाला प्रोसेस जो है उसका नाम क्या रख दिया इन्होंने? नाम रख दिया आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो वॉल्यूम कांस्टेंट करने पर जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। अगेन एब्सोल्यूट टेम्परेचर लिखा हुआ, केल्विन में लेना। तो कह रहा है कि वॉल्यूम कर दो साहब कांस्टेंट। वॉल्यूम को कांस्टेंट करने का मतलब है जिस कंटेनर में आपने वर्किंग सब्सटेंस रखा है उसका पिस्टन चलना नहीं चाहिए, फिक्स्ड डब्बा है। तो कह रहा है कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके टेम्परेचर के। मजा आ गया, तुमने तुरंत कहा प्रेशर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर, और टेम्परेचर केल्विन का है, दिमाग में रखना। तुरंत तुम कहोगे कि प्रेशर अपॉन टेम्परेचर इज नथिंग बट अ कांस्टेंट। क्या बात है, तुरंत फिर तुम ये भी चीखने लग जाओगे कि सर P1 अपॉन T1 की वैल्यू जो होगी वो P2 अपॉन T2 के बराबर होगी। क्रक्स बातें हैं छोटी छोटी। अच्छा साहब, ग्राफ देख लेते हैं इनके। ग्राफ देखो बच्चों, मैं दिखाता हूं ग्राफ। देखो बच्चा, ये बना पहला ग्राफ के लिए इक्वेशन चाहिए। इक्वेशन हमारे पास है ना यार, प्रेशर और टेम्परेचर का। कह रहा है प्रेशर इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर प्लस 0। हाँ बिल्कुल कह रहा है तो फिर क्या लिखेंगे? y इक्वल टू mx प्लस 0। अरे ये तो y इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन से पास करेगा, पॉजिटिव स्लोप से करेगा। ये ग्राफ ऐसा बना। तुम कहोगे नहीं नहीं, ओरिजिन से थोड़ी पास होएगा, ओरिजिन के ऊपर रखना है और ओरिजिन तक जो पास होगा उसे डॉटेड बनाना है। हालांकि आप डॉटेड ना बनाइए, कोई लड़ नहीं रहा है आपसे, लेकिन समझदारी इसी में है जब आप ऐसा दिखाते हैं कि ओरिजिन से पास हो रहा है तय है, लेकिन शुरुआत में डॉटेड है बाद में बोल्ड है, यानी 0 केल्विन अचीव नहीं हो रहा, बस स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ग्राफ का शक्ल याद होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन। अब साहब अगर केल्विन में टेम्परेचर ले रहे हो तो टेम्परेचर भी नेगेटिव नहीं हो सकता और प्रेशर भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो स्लोप रहेगी पॉजिटिव। ओके, नया ग्राफ बनाते हैं। वॉल्यूम के साथ ग्राफ कैसे बनेंगे वो देख लीजिए बच्चा। वॉल्यूम के ग्राफ ऐसे रहे, ये रहा आपका प्रेशर और ये रही आपकी वॉल्यूम। ध्यान दीजिए, वॉल्यूम इसमें कांस्टेंट थी तो ग्राफ ऐसा बनने वाला है। तुम कहोगे ये क्या किया? हम कहेंगे V फिक्स कर दिया। अच्छा, V फिक्स किया, वहां पे प्रेशर बढ़ता हुआ माना, घटता हुआ माना, सर बढ़ता हुआ माना, तो एरो ऐसे बना दिया। अगला ग्राफ देखिए बच्चा, अगले ग्राफ में कुछ ऐसी बातें करी कि ये बनाया एक्स वाई एक्सेस, और उसके बाद कहा कि ऊपर तो साहब हमारे पास टेम्परेचर और यहाँ पे वॉल्यूम। चीख कर कहोगे नहीं नहीं,
वॉल्यूम तो फिक्स था, तो वॉल्यूम फिक्स था तो क्या होगा, वॉल्यूम जैसे ही तुम फिक्स करोगे यहां कहोगे v कैसा हो गया बेटा, फिक्स, और v हो गया फिक्स, तो टेम्परेचर भी तो बढ़ ही रहा था, तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, करस्पॉन्डिंग ग्राफ्स हो गए। इजी है, स्मूथली चल रहा है, आराम से आता रहेगा, चिंता नहीं करनी। इसके बाद देख लो जिससे बोलते हैं अवोगाड्रोस लॉ। अवोगाड्रो लॉ क्या कहता है, कहता है दो गैसेस हो, सेम वॉल्यूम और प्रेशर की कंडीशंस पर हो, टेम्परेचर भी सेम हो, यानी कोई गैस है जिसका नाम है A, कोई गैस है इसका नाम है B, इसका है कुछ PVT, इसका भी है कुछ PVT, ऐसा कुछ, ठीक। अगर मैंने PVT की कंडीशन सेम ले ली तो साहब जितने मोल्स इसके उतने ही मोल्स इसके, मास अलग हो सकता है, मासेस मे बी डिफरेंट। इसका मतलब यह है कि अगर मैंने दो गैस ली, ऑक्सीजन ली, हीलियम ली, CO2 ली, अलग अलग गैस, HCl गैस ले ली गैस स्टेट में, अगर मैंने गैस ली और दोनों गैसेस का पीवीटी तीनों सेम कर दिया, प्रेशर टेम्परेचर और साथ में वॉल्यूम भी सेम कर दिया, तो गिनती में संख्या में जो मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकलेंगे, वो सारी गैसेस के बराबर होंगे। अब कोई गैस हल्की हो सकती है, कोई गैस भारी हो सकती है, मोलर मास बदल सकते हैं, तो मासेस अलग अलग हो सकते हैं लेकिन संख्या में अलग अलग नहीं होंगे, तो दोनों के मोल्स बराबर रहेंगे। अब मैं कह रहा हूं इसको और थोड़ा सा सुपर रिफाइन करते हैं। लॉ ये कहता है कि प्रेशर और टेम्परेचर दोनों गैसेस के लिए क्या कर दिए जाएं, सेम, तो जितना ज्यादा वॉल्यूम लोगे उतने नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाने पड़ेंगे। इफ यू हैव टेकन प्रेशर एंड टेम्परेचर टू बी सेम, then if you want to increase the volume you have to increase the number of moles। यानी कि अगर मैं कहूं गैस A और गैस B है, ठीक, इसका वॉल्यूम V0 है और इसका वॉल्यूम 2V0 है, और दोनों का जो P और T है वो सेम, P और T, इसके पास XA मोल्स हैं, इसके पास XB मोल्स हैं, तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि XA बराबर 1/2 ऑफ XB होगा, क्योंकि A का वॉल्यूम आधा है तो नंबर ऑफ मोल्स भी आधा होगा। ये तभी सत्य है जब दोनों का P and T सेम रखा जाए। अगर मैं वॉल्यूम बराबर ले लेता तो मैं मोल्स भी बराबर ले लेता, वॉल्यूम मैंने डबल कर दिया तो मोल भी डबल हो गए, वॉल्यूम ट्रिपल कर देता मोल भी ट्रिपल हो जाते। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ाते जाओगे नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते जाएंगे, कीपिंग P and T कांस्टेंट। अच्छा, इसका मतलब यह है कि टेम्परेचर और प्रेशर सेम कर दो और फिर दो गैसेस के मोल्स का रेशियो उनके वॉल्यूम के रेशियो के बराबर आएगा, यानी कि V1/V2 बराबर N1/N2। और ये तब है जब हम दो चीजें प्रेशर और टेम्परेचर सेम कर चुके हैं दोनों गैसेस के लिए। गैसेस कैसे भी हो सकती है, ये है अवोगाड्रो लॉ। और यहां से ये बताते हैं कि एक मोल का क्या मतलब है। हम सब 10th क्लास से मोल पढ़ के आए तो उस पर इतनी बकवास करने की खास जरूरत नहीं है, लेकिन एक मोल का मतलब है कोई भी स्पीशीज है, मान लीजिए कि वो आयन है, मॉलिक्यूल है, एटम है, व्हाटएवर जो भी है, आइडेंटिकल पार्टिकल्स 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स का जो कलेक्शन है, इस कलेक्शन को 1 मोल बोला जाता है। अगर हम कहें कि 1 मोल मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं तो मतलब संख्या में कितने मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है, 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है, ये मतलब अवोगाड्रो लॉ। अब साहब अगर तुम इन तीन गैसेस के लॉज को मिला दोगे तो गैस के लॉज को मिलाने पर तुम्हें पता चलेगा कि P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 बनेगा। और इससे महान लॉ ये कि भाई आपने तीन लॉ को मिलाया तो ये बना, पर अवोगाड्रो को नहीं मिलाया। जब तुम अवोगाड्रो को मिलाओगे तो तुम्हारे लिए एक बहुत शानदार गैस इक्वेशन बन के आएगी जिसको बोला जाएगा PV इक्वल टू nRT, या ऐसे ना लिख करके ऐसे लिख लो कि PV अपॉन T, ठीक, अपॉन N इक्वल टू कांस्टेंट। कहोगे ये कैसी बकवास बता दी आपने, बताते हैं। आपको पता है कि PV बराबर कांस्टेंट, ये भैया बॉयल्स लॉ के हिसाब से, ठीक है ना, V अपॉन T बराबर कांस्टेंट, ये आपके चार्ल्स लॉ के हिसाब से, ठीक है ना।
P अपॉन टी बराबर कांस्टेंट, ये आपके गे-लुसैक लॉ के बराबर के हिसाब से, n v अपॉन n इक्वल टू कांस्टेंट, ये आपके एवोगाड्रो लॉ के हिसाब से। चारों को कंबाइन कर दो तो क्या बना, pv अपॉन nt बराबर कांस्टेंट। इस इक्वेशन में ये जो कांस्टेंट आ रहा है यही हमारे काम का है। ये जो इक्वेशन में कांस्टेंट आया इसे हम बोलते हैं r, और इसे बोला जाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब जो इक्वेशन यहां से बनकर आएगी उसे क्या लिखा जाएगा, PV इक्वल टू nRT। ये इक्वेशन आप अपने मन मंदिर में बसा लीजिए, क्योंकि पूरी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हुए ये इक्वेशन ही काम आने वाली है। दिस इज द रामबाण इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सारी गैसेस इसे फॉलो करेंगी, और जो गैसेस इसे फॉलो करेंगी वही हमें पढ़ना है। ये कहलाती है आइडियल गैस इक्वेशन। और बहुत सोफिस्टिकेटेड हो जाए तो इसे कहा जाता है इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट का क्या मतलब है, स्टेट की इक्वेशन यार, P V T और n का रिश्ता बताती हो। ये इक्वेशन आपको P V और T का रिश्ता बता रही है, n का रिश्ता बता रही है। जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ गैस थे उनका रिलेशन बता रही है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ गैस का रिलेशन पता चल गया, अरे इस रिलेशन के हिसाब से तो हम गैस की सारी बातें पता कर सकते हैं। इसीलिए इसे बोला गया इक्वेशन ऑफ स्टेट। बड़ा बड़ा लिखें, PV इक्वल टू nRT, याद कर लीजिए, रट लीजिए बिल्कुल अच्छी तरह से। अब इसमें जो R है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। R की कई वैल्यूज हैं अलग अलग यूनिट्स में। हमें फिजिक्स में एक ही यूनिट पढ़नी है, बदलनी नहीं है। 8.314 यूज करोगे, जब इसे सॉल्व करोगे यूनिट निकालोगे तो जूल पर मोल पर केल्विन, ये इसकी यूनिट बन जाएगी। वैल्यू आपको अपने नाम की तरह याद होनी चाहिए, जिससे आप रात में भी ना भूलें, दिन में भी ना भूलें, सोते हुए भी ना भूलें। ये वैल्यू कभी नहीं भूलनी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। R इक्वल टू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ये है इक्वेशन ऑफ स्टेट। और सारी चीजें इसी से डील होने वाली है। नई चीज आएगी आइडियल गैस। कौन है आइडियल गैस? एक ऐसी गैस जो इन सारे गैस लॉज को फॉलो करे। आइडियल गैस, अ गैस that blindly follows। blindly follow करने का मतलब पूरी तरह से फॉलो करती है, वॉयलेट नहीं करती। गैस लॉस, जो 4 लॉस पढ़ा है उन 4 लॉस को जो पूरी तरह फॉलो करे वो कौन है? आइडियल गैस। और इसको अगर संक्षेप में लिखना हो तो क्या कहते हैं? अ गैस दैट फॉलोज आइडियल गैस इक्वेशन, दैट इज PV इक्वल टू nRT। जो गैसेस PV इक्वल टू nRT फॉलो करती हैं वो आइडियल गैस कहलाती हैं। और हमारे थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स में क्या है कि हम ये आइडियल गैस ही पढ़ने वाले हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ेंगे फिलहाल। डिफरेंट थर्मोडायनामिक प्रोसेस, कितने तरह के प्रोसेस हो सकते हैं? इनफाइनाइट टाइप के अवेलेबल है। हम उनमें से कुछ स्पेसिफिक पढ़ने वाले हैं। उनमें से पहली चीज, प्रोसेस को 2 कैटेगरीज में तोड़ेंगे। एक होगा रिवर्सिबल और एक होगा इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब होगा कि हम गैस को किसी स्टेट से किसी दूसरे स्टेट पर किसी पाथ से ले गए, P1 P1 T1 से कुछ चेंजेस हमने लाए और सेकंड स्टेट पे आ गए। अब हमें वापस से फर्स्ट स्टेट पे आना है, तो हम क्या करें? P2 V2 T2 से उठाकर उसे उसी रास्ते से वापस ला पाए, यानी जो चेंजेस हमने P VT में देखे, आइडेंटिकली सेम चेंजेस अगर हम दोबारा अचीव कर पाए रिवर्स ऑर्डर में, तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। और अगर हम P2 V2 T2 से P1 V1 T1 तक तो आ पा रहे हैं, लेकिन सेम रास्ता अचीव नहीं कर पा रहे हैं, कर ही नहीं सकते, तो हम कहेंगे कि वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इसको और
बढ़िया तरह से अगर बोला जाए, जो ज्यादा काम आता है वो ये है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम एंड सराउंडिंग, ये दो चीजें हैं और दोनों में ही आदान प्रदान होना है, आर एट इक्विलिब्रियम ऑलवेज। सिस्टम और सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में रहते हैं तो हम कहते हैं कि रिवर्सिबल सिस्टम है या रिवर्सिबल प्रोसेस है। और इररिवर्सिबल का क्या मतलब हुआ कि सिस्टम एंड सराउंडिंग्स आर नॉट एट इक्विलिब्रियम। कभी कभी हो सकते हैं, हमेशा नहीं। तो अगर हमेशा इक्विलिब्रियम है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है, तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस है, और अगर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम नहीं है तो वो इररिवर्सिबल प्रोसेस है। अच्छी बात यह है कि सिलेबस में सिर्फ एक चीज है, वो है रिवर्सिबल प्रोसेस। इररिवर्सिबल हमें पढ़ना नहीं है। रिवर्सिबल प्रोसेस में कौन कौन से प्रोसेस हमें पढ़ने हैं? तो रिवर्सिबल के अंदर जो पहला प्रोसेस आएगा उसका नाम होगा आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मतलब क्या होगा? डेल्टा टी बराबर 0, यानी टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं लाना। सेकंड प्रोसेस कौन सा होगा? आइसोबारिक। आइसोबारिक का मतलब डेल्टा पी बराबर 0, यानी प्रेशर में कोई चेंज नहीं लाना, बाकी सब बदले, कोई प्रॉब्लम नहीं। थर्ड प्रोसेस क्या होगा? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक का मतलब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं लाना, बाकी सब बदले। और इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा बेटा एक प्रोसेस, फोर्थ नंबर, एडियाबेटिक। इसकी हम लोगों ने बात नहीं की क्योंकि इसके लिए कोई खास लॉ नहीं है, वो हम बनाएंगे जब इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, तब हम खुद क्रिएट करेंगे इसकी क्या कंडीशन है। ये कहता है कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज नहीं होना चाहिए। These laws, these process, these conditions allow system and surrounding to exchange heat. वो कह रहा है टेम्परेचर मत बदलो, बाकी जो करना है करो, हीट एक्सचेंज करनी करो। आइसोबारिक कह रहा है प्रेशर ना बदलो, हीट एक्सचेंज करो। आइसोकोरिक कह रहा है वॉल्यूम ना बदलो, हीट एक्सचेंज करो। ये कह रहा है सब बदलो लेकिन नो हीट एक्सचेंज। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का कोई एक्सचेंज नहीं करना between system and surroundings। सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में हीट का किसी प्रकार का कोई आदान प्रदान नहीं होने वाला, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सबसे कठिन लॉ भी आएगा, जब इसकी डेरिवेशन की बारी आएगी तो पता चलेगा डिफिकल्ट लॉ निकल के आएगा। डेरिवेशन बेसिकली इसकी थोड़ी इनके मुकाबले में डिफिकल्ट पड़ती है। तो ये 4 तरह के लॉज हमें पढ़ने हैं और इन्हीं पे काम चलता रहेगा। फिलहाल आई होप जितना आज थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा वो आराम से समझ तो आया होगा। इसके बाद हम अपने लेक्चर को आज यहां पर रोक रहे हैं। हम अब कुछ सिस्टम्स के बारे में जानकारी लेंगे अगले लेक्चर में कि सिस्टम कैसे कैसे हो सकते हैं। उसके अलावा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये 2 बातें हम करेंगे और थोड़ा बहुत ग्राफ थ्योरी सीखेंगे। तो फिलहाल पूरे साल का लेक्चर देखिए, पूरे साल का कोर्स पढ़िए, डिटेल में पढ़िए। जो आपके स्कूल आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में आएगा, जो सजेस्ट किया जा रहा है वो करा रहे हैं। ध्यान रखिए जो यहां पढ़ाया जाएगा वही आपके पेपर में आएगा, कहीं भी आप पढ़ रहे हो आएगा वही जो यहां कराया जा रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। इंद्रजीत सिंह नाम है मेरा, आरटी एकेडमी पे पढ़ा रहा हूं। पूरी टीम आपको चारों कोर सब्जेक्ट्स का ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज दे रही है। फॉलो करिए, नए हैं सब्सक्राइब करिए, पुराने हैं तो शेयर करिए और फॉलो करते रहिए। मिलेंगे अगले लेक्चर में, आसान से कॉन्सेप्ट्स और आसान बनाकर आपके सामने पेश करेंगे। जो डिफिकल्ट है वो आपके दिमाग में उतार देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू।